हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये जो वीडियो है ये एचपी टेट साइकोलॉजी की वीडियो है जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और ये वाली वीडियो मैंने स्पेशली जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रख के बनाई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले ये वीडियो ना देखें, क्योंकि क्वेश्चन नए हैं इसमें और जो भी सारे जो मीनिंग है वो मैं इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट करके बता दूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ चाहे इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है दोनों ये वीडियो ज़रूर देखें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है, हेड टू टो जो है वो किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सर से पैर की तरफ जिसे हम कहते हैं। तो हेड टू टो कौन सी डेवलपमेंट है, ये सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है। और सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट के बारे में बात हो या प्रॉक्सिमोडिस्टल के बारे में हो, इसे हम किसका नाम दे देते हैं, विकास दिशा का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के जो विकास है उसके अलग अलग प्रिंसिपल्स आते हैं और जितने भी प्रिंसिपल हैं वो आपका जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके टाइप हैं डेफिनेशन है वहीं से आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम ये क्रम के सिद्धांत की बात करें, ठीक है, कि जो डेवलपमेंट है विकास है ये ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। एक ऑर्डर सीक्वेंस कैसे, जैसे पहले बच्चा क्या होगा, इन्फेंट होगा, उसके बाद वो चाइल्ड बनेगा, फिर वो अडल्ट बनेगा, फिर ओल्ड एज में जाएगा, इसे कह देते हैं हम डायरेक्शन क्रम का सिद्धांत। और दिशा का सिद्धांत आ जाता है कि एक दिशा एक डायरेक्शन फॉलो करती है आपकी डेवलपमेंट, जैसे हेड टू टो हो गया और बॉडी सेंटर टू आउटवर्ड हो गया। ठीक है, तो याद रखना है आपका जो डेवलपमेंट वाला टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन तो मिनिमम एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बालक का किस वर्ष तक की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बच्चे का जो माइंड है उसके बारे में बात कर रही है कि किस एज तक ये फुली डेवलप हो जाता है। ओके, ये अपना जो पूरा शेप है वो ले लेता है, तो ये हो जाता है 6 वर्ष की आयु तक। अब ये अगेन ध्यान रखना है कि अप्रॉक्सीमेट होती है हमेशा, ऐसा नहीं हमेशा फिक्स कर देना होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चल जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट है, किस मनोविज्ञानी के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि, इसी प्रकार शारीरिक संरचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। मतलब पूरी तरह से वो बच्चे जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं। पेरेंट्स इंटेलिजेंट तो बच्चा इंटेलिजेंट। ठीक है, अब पेरेंट्स नॉर्मल एवरेज होंगे या बिलो एवरेज होंगे तो वैसे ही बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये किसने दिया है, सोरेनसन ने ये बात की है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, समानता का सिद्धांत के बारे में वो बात करते हैं, भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन, ये सारे इन्होंने दिए हैं। ठीक है, अलग अलग जो हमारे लॉज आते हैं ऑफ हेरिडिटी उस वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञानी के अनुसार वातावरण में वे सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। वैसे तो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ ऐसी, बट वहाँ पे मैंने कहा था कि मैं ऐसी और भी कोई स्टेटमेंट्स लगेंगी रहेंगी अगर तो मैं उनको इंक्लूड कर दूँगी, तो वैसा ये इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो वहीं पे जहाँ पे वो प्रीवियस वाली आपने नोट डाउन करी होंगी। ठीक है, तो वातावरण में वो सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है ना। मतलब आफ्टर बर्थ कोई भी चीज़ है वो सब कुछ इन्वायरमेंट है और सब कुछ क्या करता है वो इफेक्ट करता है हमारी पर्सनैलिटी को। तो ये किसने कहा है कि साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग है, ये कही है बात वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार इदम का आधार किसे मानेंगे। सिगमंड फ्राइड ने अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी में इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की थी, तो वही है इदम या इड, जो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, सुख के प्रिंसिपल, आनंद के सिद्धांत पर बेस्ड है। ठीक है, तो इद का जो हमारे इड के जो थॉट हैं, इदम के जो विचार हैं वो किस पे बेस्ड है, हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे, आनंद के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, कितने माह में शिशु के दांत आने आरंभ हो जाते हैं। तो बच्चे के जो दांत हैं वो 6 माह में 6 मंथ में आना आरंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किसके कथन अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से
2 गुना सीख लेता है। आपने सुनी होगी बात कि जो अर्ली ईयर्स हैं बच्चे की डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो उसका डेवलपमेंट होना है वो अर्ली ईयर्स में ही हो जाता है। तो ये किसने बोला, गैसल ने बोली ये बात कि 6 वर्षों में उतना विकास हो जाता है जितना कि 12 वर्षों में भी नहीं हो पाता, ठीक है, उससे 2 गुना विकास हो जाता है, मतलब गैसल के अकॉर्डिंग है ये चीज़। नेक्स्ट है, शैशवावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला इनिशियल ईयर्स में, फर्स्ट जो 3 ईयर्स हैं उनमें बहुत तेज़ी के साथ बच्चे का विकास हो रहा होता है, चाहे वो मेंटली बात करें हम फिज़िकली बात करें। आपने जो ये अभी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ना 2020 वाली, उसमें भी इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे भी इस बात को इम्पोर्टेंस दी गई है कि इनिशियल ईयर जो हैं बच्चे के उसकी डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ठीक है। तो वहाँ पे भी ये बात की गई है कि 3 से 6 साल के बच्चों के का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसीलिए वो ईसीसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अर्ली जो एजुकेशन है बच्चे की उसके बारे में वो बात करते हैं, इसी बात को ध्यान रख के। भले ही यहाँ पे शारीरिक विकास के बारे में बात की हो, बट मेंटल भी अगर डेवलपमेंट की बात करें तो 3 से 6 के बीच में वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्त्री और पुरुष दोनों के कोशों में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल के बारे में हम बात करते हैं कि जब मदर कंसीव करती है तो 23 क्रोमोसोम मेल से और 23 क्रोमोसोम जो फीमेल के हैं वो एक पेयर बनाते हैं, और क्रोमोसोम्स के थ्रू हमारे अंदर अलग अलग जीन्स गुण आते हैं, ठीक है। तो 23 होते हैं, ये टोटल पूछे तो 46 हो जाते हैं, बट अलग पूछा है मेल फीमेल के तो 23 आते हैं। मेंडल ने किस पर प्रयोग किया है। अब मेंडल ने भी कैसे लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता के सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि पीछे मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिए हैं, मेंडल ने भी दिए हैं। तो मेंडल ने अपना जो ये लॉज देने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने मटर के पौधों पे जो पी प्लांट्स है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। कब किया था, 1866 में किए थे, और इन्होंने भी 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी दिए हैं, आनुवांशिकता के 3 सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अब संज्ञानात्मक विकास जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये किसने दी है, जीन पियाजे और ब्रूनर, दोनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज दी हैं, ये दोनों ही आपके सिलेबस में रहती हैं। और तीसरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसकी रहती है, वाइगॉस्की। तो वाइगॉस्की भी इनके साथ होता तो वो भी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, अधिगम के किस सिद्धांत में पुनर्बलन के द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट। तो जो रीइंफोर्समेंट है उसके बारे में किसने बात की है, ये किसने बात की थी, स्किनर ने बात की थी। कहाँ पे बात की थी, अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में इन्होंने बात की है, ठीक है, जिसे हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हम कह देते हैं। जो इनका ये सिद्धांत था वो किस पे बेस्ड था, जो थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट था, प्रभाव का नियम, उससे इन्फ्लुएंस थी इनकी ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। और उसी में इन्होंने पुनर्बलन पर, रीइंफोर्समेंट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। इनका मानना था कि अगर आप चाहते हो कि बच्चा प्रतिक्रिया दे, रिस्पॉन्स दे और उसे रिपीट करता रहे, तो बीच बीच में उसका पुनर्बलन आपने करते रहना है, रीइंफोर्स करते रहना है। रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन के इन्होंने 2 अनुसूचियाँ, 2 शेड्यूल दिए थे, या तो कॉन्टिन्यूस लगातार करते रहो या इंटरमिटेंट बीच बीच में करो, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है किसका कथन है। ये भी आपने स्टेटमेंट याद रखनी है कि लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है। ये किसने कही है बात, ये भी वुडवर्थ ने कही है, ठीक है। जो लर्निंग और डेवलपमेंट है, अधिगम और विकास, इसके बारे में जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स आते हैं इसके, कुछ का मानना है कि लर्निंग इज़ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, अधिगम विकास का हिस्सा है, कुछ मानते नहीं विकास अधिगम का हिस्सा है, ठीक है। बट अल्टीमेटली बात यही आ जाती है कि कभी पहले अधिगम होता है फिर विकास, कभी पहले विकास फिर अधिगम, बट ठीक है, वुडवर्थ यहाँ पे बोल रहे हैं कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, सीखने हेतु प्रथम आवश्यकता है। सीखने की बात करें, लर्निंग की बात करें, तो उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी क्या रहती है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया, आपने ध्यान रखना है। इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन जो है वो सीखने की पहली आवश्यकता है, नीड है, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो कि मैंने पढ़ना है, कुछ काम करना है, तो ज़बरदस्ती आपसे कोई कुछ नहीं करवा सकता है, ठीक है। तो इसे पहली कंडीशन माना जाता है सीखने के लिए। नेक्स्ट है,
अधिगम के किस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? अधिगम के किस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि द्वारा मतलब इंसाइट, समझ, सूझबूझ द्वारा सीखने पर जोर दिया जाता है। तो इंसाइट लर्निंग के बारे में, अंतर्दृष्टि के बारे में किस में बात की है? सूझबूझ के सिद्धांत में बात की है। इंसाइट लर्निंग थ्योरी किसने बात की है? कोहलर ने बात की है। कोहलर कौन है? एक गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट है, समष्टिवादी है। ठीक है। नेक्स्ट है, वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह कथन किसका है? ये भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन कर लो। यह कथन किसने दिया है? ये बोरिंग के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट है, क्रैचमर द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? जो क्रैचमर हैं उन्होंने कैसी थ्योरी दी है? व्यक्तित्व का सिद्धांत, पर्सनैलिटी थ्योरी दी है। और इन्होंने किसी भी पर्सनैलिटी को लिंक किया है उसकी शारीरिक रचना से। ठीक है, उसका जो भी मतलब उसकी फिजियोलॉजी है उसके बेसिस पे है। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने क्या किया था, 4 टाइप बताए थे पर्सनैलिटी के, जो किस पे बेस्ड थे? जो बच्चे की या किसी भी पर्सन की बॉडी पे बेस्ड थे। मतलब दुबला पतला होगा तो वो किस तरह का होगा, है ना। अगर मोटा होगा, सर्कुलर होगा तो वो किस तरह का होगा। ऐसे 4 टाइप इन्होंने बताए थे। सेम जैसे शेल्डन की थ्योरी में शेल्डन ने 3 टाइप बताए थे, उन्होंने बॉडी के बेस पे बताए थे। क्रैचमर ने भी बॉडी के बेस पे बताए हैं, तो दोनों का ही याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, यह करो यह न करो कौन कहता है? मतलब ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये भी बात किस के अकॉर्डिंग आती है? सिगमंड फ्राइड की जो साइको एनालिटिकल या साइकोसेक्सुअल थ्योरी है हमारी, उसी के विश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार आती है। और क्या हमें करना है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत, ये किसके अकॉर्डिंग आता है? पराहम के अकॉर्डिंग आता है, सुपर ईगो के अकॉर्डिंग ये चीज़ आती है। ठीक है, क्योंकि सुपर ईगो जो है, पराहम जो है, वो किस पे काम करता है? मोरालिटी प्रिंसिपल पे, नैतिकता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? ठीक है, ये जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है ये किसने दी है? मूल प्रवृत्ति मतलब इंस्टिंक्ट थ्योरी, तो ये मैंने शायद आपको करवाया। ये किसने दी थी? मैकडुगल ने दी थी। उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं और उनको 14 ही इमोशन से उन्होंने, जो हमारे संवेग हैं, उनसे लिंक किया था। नेक्स्ट है, किस अवस्था को टोली या समूह की आयु कहते हैं? जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे गैंग एज। तो गैंग एज किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड को कहा जाता है। मतलब ग्रुप में रहना बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वैसे तो देखा जाए तो ओवरऑल हम अपनी लाइफ में चाहते ही हैं यार कि अकेला कौन रहना चाहता है, कि साथ कोई तो होना चाहिए। बट ये सबसे ज़्यादा चाइल्डहुड बाल्यावस्था में पाई जाती है, जहाँ पे आपने देखा होगा बस ग्रुप में खेल लेंगे, ग्रुप में रहेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा टोली या समूह में रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसे गैंग एज कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को दूसरे मार्ग में परिवर्तित कर लेता है, यह युक्ति है। मतलब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं? जो सब्स्टिट्यूशन का सिद्धांत आता है, शोधन का सिद्धांत। तो इसका आंसर शोधन या सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। कि कई बार क्या है, जैसे हम कोई चीज़ फील कर रहे हैं, गुस्सा है या कुछ है किसी पर्सन पे, बट उस पर उतार नहीं सकते उसको, तो अपने उस इमोशन को, उस इंस्टिंक्ट को हम किसी दूसरे काम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे कहा जाता है शोधन या सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व की कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है? ठीक है, व्यक्तित्व की कौन सी व्यक्तित्व की कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है? मतलब ये पर्सनैलिटी से ही क्वेश्चन है। पर्सनैलिटी की जो मेज़रमेंट करते हैं वहाँ से क्वेश्चन है, जिसके अलग अलग मेथड हैं मेज़रमेंट करने के। अगर आपको पर्सनैलिटी वाले टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ की जो थ्योरीज़ हैं और साथ में जो मेथड्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। तो अगर आप चाहिए होगा किसी को तो प्लीज़ कमेंट कर देना। व्यक्तित्व की कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है? मतलब 3 हैं, एक नहीं है, जो कौन सी है? जीवन वृत्त। जीवन वृत्त हो गया केस स्टडी आपका। केस स्टडी जो मेथड है वो है तो पर्सनैलिटी को मेज़र करने का ही तरीका, बट ये कैसा मेथड है? ये है सब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ है। ठीक है, प्रक्षेपी या मतलब प्रोजेक्टिव नहीं है। प्रक्षेपी का मतलब प्रोजेक्टिव नहीं है। तो प्रोजेक्टिव तो आपकी कौन सी आती हैं? जैसे थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट वगैरह, रोरशेक टेस्ट आ गया, चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट वगैरह, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, ये सारे हैं आपके। ठीक है, तो ये नहीं है आपकी। बाकी जैसे ये स्टोरी कंप्लीशन, वाक्य पूर्ति आ गया, स्याही धब्बा आपका रोरशेक वाला आ गया,
और बाल अंतर्बोध आपका चाइल्ड परसेप्शन, जिसे शॉर्ट में कैट लिखता है एग्जामिनर, ये आ गया। तो ये सारे आपके प्रोजेक्टिव प्रक्षेपी विधि हैं। आपकी जीवन वृत्ति या केस स्टडी ये नहीं है, ये एक तरह की सब्जेक्टिव व्यक्तिनिष्ठ विधि है। नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का गुण नहीं है। अंतर्मुखी कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में हम बात करते हैं। कार्ल जुंग ने ये टर्म्स दी थी। तो जो अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट हैं, वो एकांत प्रिय होते हैं, अकेले में रहना पसंद है, कल्पनाशीलता होती है, इमेजिनेटिव होते हैं, अपने में रुचि रखने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब खुद में रहने वाले। अति सामाजिकता, सोशल नहीं होते हैं ये। सोशल कौन होते हैं? जो आपके एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना, उन्हें हम सोशल कह देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो मतलब पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं उनसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि आप कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, ये जो इंट्रोवर्ट टर्म है या एक्सट्रोवर्ट टर्म है या ये थ्योरी है, ये किसने दी है? तो कार्ल जुंग ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की। लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि में प्रत्यक्ष विचार विमर्श आवश्यक है? ये भी आपकी कौन सी है? पर्सनैलिटी मेजरमेंट की टेक्निक से ही, मेथड से ही क्वेश्चन है आपकी। तो जिसमें आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वो कहाँ पे होता है? साक्षात्कार, इंटरव्यू में होता है। इंटरव्यू भी आपकी कैसी टेक्निक है? सब्जेक्टिव मेथड है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है, पर्सनैलिटी का मूल्यांकन करने की, जो व्यक्तित्व है उसका मेज़रमेंट या इवैल्यूएशन करने की। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा स्कोर करो। क्योंकि आपके HPTET में जो है वो जो एटलीस्ट आपको टॉपिक पता है कि आते हैं, वो तो आपको पढ़ने ही चाहिए। बाकी ठीक है, कुछ क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट वाले इधर उधर से उठा लेता है, वो तो हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ से आता है। और जो एटलीस्ट हमें पता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, वो तो पढ़नी चाहिए, जैसे पर्सनैलिटी वगैरह की या ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये वाले टॉपिक आपके आगे। ठीक है, तो चलो, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कर दें, शेयर करें वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।